नमस्कार 99 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। बढ़ते हैं खबरों की ओर। झरिया के भगत डी एना कोलियरी में संचालित आरके माइनिंग में मृतक के परिजनों पर लाठीचार्ज मामले में जांच करने के लिए धनबाद एसडीएम सुरेंद्र कुमार हैं। आरके माइनिंग के रवि अग्रवाल, अभिषेक सिंह, रामपाल सिंह भी मौजूद रहे। एसडीएम ने पूरे आरके ट्रांसपोर्ट एना कोलियरी का निरीक्षण किया। इस दौरान कई फाइल एवं कागजातों की पड़ताल की। उन्होंने आरके माइनिंग के अधिकारियों से भी बात की है। संभावना जताई जा रही है कि पीड़ित परिवार को जल्द नियोजन और मुआवजा मिलेगा। पता है कि यहाँ पे एक एना प्रोजेक्ट में मोहित कुमार के कुछ स्टाफ थे जिनकी मृत्यु हो गई है। तो उस चीज़ों पे पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि उसकी डेथ कैसे हुई है। कल एक इंसिडेंट हुआ था कि उसके परिजन वाले लोग 30 तारीख को डेड बॉडी को लेके आए थे यहाँ पे, और पुलिस ने लाठी चार्ज किया था, जिसके चलते काफ़ी अव्यवस्था हो गई थी। और ये अपने प्रशासन का बहुत अच्छा इंप्रेशन नहीं गया था, जिस आलोक में वरियों ने सभी पुलिस वाले, डीएसपी साहब भी अपना जांच करके गए हैं। मैं अपने सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इस पर जांच के लिए आया हूँ, सिर्फ ये देखने के लिए आखिर ऐसा क्या हुआ था कि पुलिस को लाठीचार्ज करनी पड़ी थी, और जो व्यक्ति जो की मृत्यु हुई थी उसकी क्या स्थिति रही थी, क्योंकि वो लोग शायद मुआवजा मांगने के लिए डेड बॉडी को लेके आए थे। तो एना प्रोजेक्ट जो एक आउटसोर्स कंपनी चला रही है, उसके कुछ शर्तें हैं। उतना ऐसा यदि हमारे एम्प्लॉय ऑन ड्यूटी होते तो हम लोग देते। तो इन्हीं चीज़ों को देखना था कि ऑन ड्यूटी थे कि नहीं थे, किस तरह की चीज़ें हुई थी उनके पास। क्योंकि जो परिवार की मृत्यु हुई है उनकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है कि वो मुआवजा के लिए आते हैं, लोग उनके साथ आते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को देख के मैं अभी एक रिपोर्ट बनाऊँगा। रिपोर्ट बनाने के बाद देखना है कि कंपनी क्या कर पाती है और इसमें किन लोगों की संलिप्तता है इन सब चीज़ों में। नहीं, अब पुलिस ने किन परिस्थितियों में किया वो हमारे पुलिस प्रशासन उस चीज़ को देख रही है, क्योंकि कभी कभी चीज़ें स्थिति ऐसी हो जाती है तो पुलिस को अपना सोचना पड़ता है। वो पुलिस प्रशासन मेरा काम कर रही है। चूँकि वो परिस्थितियाँ ऐसी उत्पन्न क्यों हुई, हमारे कंपनी ने उसको उतने अच्छे हैंडल क्यों नहीं किया, ठीक है, उन मद्देनज़र उन बिंदुओं पर मैं अपने आप को यहाँ पर जाँच करने के लिए आया हूँ। बाकी पुलिस वाले में ऐसा क्या हुआ तो पुलिस वाले के अपने डिपार्टमेंट अपनी जाँच कर रही है। स्थिति ये थी, वो घटना क्यों उत्पन्न हुई जहाँ पे पुलिस और हमारे आमजनों को ये स्टेप लेना पड़ गया था। कंपनी या यहाँ के एजेंसी को उसको हैंडल करना चाहिए था। उस मुआवजे का जो भी था, प्रशासन एक पहल कदम करके उन चीज़ों को हैंडल करती है। जो घटना घटी थी वो प्रशासन के लिए बहुत। झरिया के एना कोलियरी के आरके माइनिंग में नियोजन की मांग कर रहे मृतक के परिजन के ऊपर लाठीचार्ज मामले में आज सिंदरी एसडीपीओ घटनास्थल पर पहुंचे हैं। उन्होंने इस मामले में आरके माइनिंग और पीड़ित परिवार के लोगों से बात की है। हम आपको बताएं कि कल झरिया पुलिस के द्वारा मृतक मोहित के परिजनों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया था और गंदी गाली दी गई थी। इस मामले से जुड़े वीडियो वायरल होने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मामले को संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश दिए थे, जिसके बाद धनबाद एसएसपी ने कार्रवाई करते हुए सिंदरी डीएसपी को जांच का जिम्मा सौंपा था। डीएसपी जांच कर रहे हैं, जल्द ही जांच रिपोर्ट सीएम को सौंपी जाएगी। की जांच की जा रही है। यहाँ के मैनेजमेंट, यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड, अन्य जो हैं उनसे बयान लिया जा रहा है। जो भी सीसीटीवी फुटेज है उसमें भी देखा जा रहा है। जितने भी हो सकेगी चीज़ों पर गहराई से जांच की जा रही है, और जो भी जांच में निकल कर आएगा उसका एक रिपोर्ट सीनियर सर को समझ चीज़ों पर जांच की जा रही है। उन्हीं चीज़ों पर जांच की जा रही है कि किस पर्पज़ से छुट्टी लेकर यहाँ बोल कर गया है कि हम 2 घंटा में आ रहे हैं। ऐसी चीज़ों को मैनेजमेंट से भी पूछताछ की गई कि किस पर्पज़ से वो छुट्टी लिया गया था, और फिर टेक्सेल और अन्य के माध्यम से भी हम लोग निकालने का प्रयास करेंगे। और जो भी उसके सीडीआर आएंगे उसके आधार पर हम लोग उन चीज़ों पर निश्चित खुलासा करने का प्रयास करेंगे। सर, बीसीसीएल प्रबंधन और आउटसोर्सिंग प्रबंधन द्वारा 3 थाना में हाईवा मामला में शिकायत किया गया, उसमें क्या अभी तक दोषी सामने आए हैं? जो सीसीटीवी कैमरा में खुलेआम दिख रहा है। जो भी चीज़ें हैं, अगर उसमें हमारे झरिया थाना के अंतर्गत अगर शिकायतें आई है तो उस चीज़ों पर जांच की जाएगी, और जो भी
निकलेगा निकल कर आएगा। सर लाठी बरसाने का मामला कहाँ से आया सर? एकाएक जांच की जा रही है, उसी चीजों पर भी जांच की जा रही है। सर पूर्व में भी क्या जब ऐसी कोयला विधि व्यवसाय व्यवस्था समस्याएं उत्पन्न हुई है, जिसके कारण से बात करने का प्रयास है। सर इसके पूर्व में भी कोयला व्यवसाय को खुलेआम सरेआम धमकी दिया गया, उसमें शिकायत के आलोक में सनहा दर्ज किया गया खैरियत थाना में। सर प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है कि ऐसी स्थिति बनी थी कि लाठीचार्ज करना जरूरी था, अब वो भी पीड़ित परिवार के अब ऊपर? तक के जो पूछताछ में कुछ समस्याएं लॉ एंड ऑर्डर की बिगड़ी थी, बाकी अन्य चीजें और जांच की जाएगी। ईसीएल मुगमा एरिया में गुरुवार को कॉलियरी प्रबंधक पीके रॉय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 2020-21 में हुए कोयला उत्पादन के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि इस वित्तीय वर्ष में ईसीएल मुगमा एरिया उत्पादन में रिकॉर्ड बढ़ोतरी की है। जो मुगमा एरिया वर्ष 2019-20 में 1,80,788 मिलियन टन उत्पाद किया था, वह इस वित्तीय वर्ष 2020-21 में 28.61 की बढ़ोतरी के साथ 23,25,108 मिलियन टन उत्पादन किया गया है, जो कि अब तक के सबसे अधिक उत्पादन है। कहना चाहूँगा पूरी टीम को, हमारी मुगमा की टीम बहुत ही वाइब्रेंट टीम है, प्रोएक्टिव टीम है और इस टीम के हमारे सभी सदस्य, सभी कर्मचारीगण, सभी स्टाफ। धनबाद परिसदन में गुरुवार को जिला मुखिया संघ की एक बैठक संपन्न हुई, जिसमें धनबाद जिला के 150 मुखिया ने भाग लिया। बैठक में ग्रामीण इलाकों के पिछड़ापन पर चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि वैश्विक महामारी कोरोना के दौरान पूरे जिले के गांव में विकास का काम ठप है, जिससे लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में मुखियाओं की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई है ताकि गांव की समस्याएं मुखिया संघ तक पहुंच सके और इसके निवारण के लिए जिले के वरीय अधिकारी, उपायुक्त, उप विकास आयुक्त से विचार विमर्श किया जा सके। आज धनबाद जिला मुखिया संघ की बैठक हम लोग रखे हैं और ये एक समीक्षात्मक बैठक है। समीक्षात्मक बैठक ये है कि हाल ही के दिनों जो कोरोना का विकट परिस्थिति आया, उसके बाद जो पंचायत का काम अवरुद्ध हुआ, तो कहाँ कहाँ अवरुद्ध हो रहा है और किस कारण से अवरुद्ध हो रहा है और कैसे फिर से हम लोग सुचारू रूप से जो प्रधान बनने के बाद अभी तक काम शुरू नहीं हो पाई। तो सभी मुखिया जी को बुलाएं कि भाई आप लोग अपना विचार दें कि प्रधान बनने के बाद कहाँ पे काम में रुकावटें आ रही है। अगर किसी तरह का रुकावट है, किसी तरह का व्यवधान है, तो मुखिया संघ उस पर आगे पदाधिकारी से, उपायुक्त महोदय से बात करेंगे और कार्य को प्रगति का रूप देंगे हम लोग। ऐना भगत डी भुइयां बस्ती तालाब के पास होली के दिन छेड़खानी को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। दोनों ओर से काफी ईंट पत्थर व लाठी डंडे चले हैं। इस घटना में एक पक्ष के आधा दर्जन लोग घायल हैं। मौके पर पहुंच झरिया पुलिस ने मामले को काबू किया, जिसके बाद घायलों को इलाज के लिए पीएमसीएच अस्पताल भेज दिया गया। बताया जाता है कि इस दोनों पक्षों के बीच होली के दिन छेड़छाड़ को लेकर मारपीट हुई थी। इसी को लेकर आज दोनों गुट में जमकर झड़प हो गई। तरफ जाते हम लोग को छेड़खानी करता है। कौन करता है? वही उधर का लड़का लोग, उतना हम लोग थोड़ा पहचान रहे हैं, लेकिन हमको सामने अगर वो आ जाएगा, सूरज बबली हम लोग को छेड़खानी करता है। उसके बाद देखिए मेरा बगल में गिरा दिया, ढेला पत्थर सूरज उतार के रख दिया। आज हम लोग का इज्जत है कि भाई है, बस हम आप लोग से यही इंसाफ मांगेंगे। आज क्या हुआ? आज क्या हो गया? आज हम लोग का घर चढ़ के मारा है। देखिए भाई आया था काम पे जाने के लिए, वो फ्रिज ऐसी बनाता है। अच्छा। वो लोग बुलाए इधर उसको। अच्छा। बुलाया तो वो भी चला गया और उसको सब निकाला, सब पी के गांजा उंजा पी के, राजेश साउथ, बबली, सूरज भुइयां, आकाश भुइयां, राहुल भुइयां, ये लोग कौन था, बड़ा बड़ा डंटा उटा निकाला, मारने लगा, लाठी चच्चे। तो मेरे पापा, मेरे भैया सब गए, उन लोग को भी मारने लगा। अच्छा। तब हम लोग इसमें, जब हम लोग गए बात करने, तो देखिए ढेला पत्थर, देखिए हाथ तोड़ दिया मार के। अब मेरा बेटा का कितने लोग कम से कम 50 से 60 लोग थे सर, लेडीज से जेंट्स लोग सब थे सर।
झारखंड में कोरोना काफी तेजी से बढ़ रहा है। संक्रमण की रफ्तार पहली लहर में भी उतनी तेज नहीं थी जितनी इस बार है। राज्य में जहां 418 नए संक्रमित मिले थे, वहीं राज्य के विभिन्न जिलों में हुई जांच में 693 संक्रमित पाए गए हैं। यहां प्रत्येक दिन मिलने वाले कोरोना के मामले 14 मार्च के बाद से लगातार बढ़ रहे हैं। पलामू में सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। घटना छतरपुर जपला रोड में हुई। 4 युवक एक बाइक पर सवार होकर घूमने निकले थे। सभी नशे की हालत में थे। इसी दौरान बाइक सड़क किनारे रखे ईंट के ढेर से जा टकराई और 2 युवकों की मौत हो गई। धनबाद के पुराना बाजार में चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने आज निःशुल्क कोविड-19 वैक्सीनेशन शिविर लगाया, जहां 100 से अधिक लोगों को टीका लगाए जाने का लक्ष्य है। चैम्बर के सचिव श्रीकांत अग्रवाल ने कहा कि आज 100 लोगों को वैक्सीन देने का लक्ष्य है और आज जो लोग वैक्सीन नहीं ले सकेंगे उन्हें कल दी जाएगी। उन्होंने कहा कि धनबाद जिला में पहला वैक्सीनेशन शिविर लगाया गया है, इससे लोगों में जागरूकता बढ़ेगी। सभी दुकानदारों एवं आमजन से यही अपील है कि जिस तरह कोरोना का सेकेंड स्ट्रेन बढ़ रहा है और जिस गति से बढ़ रहा है, इसमें सचेत रहने की बहुत ज़रूरत है। अपने आप को सुरक्षित रहने की बहुत ज़रूरत है ताकि कोविड के चपेट में नहीं आए। और पुराना बाजार चैम्बर ऑफ कॉमर्स हमेशा अपने दायित्व का निर्वहन करता है। हमने कुछ महीने पहले कोविड टेस्ट का भी कैंप लगाया था, 3 4 कैंप लगाया था। और आज ये पूरे धनबाद जिला में किसी भी संस्था द्वारा पहला कोविड निःशुल्क कोविड वैक्सीनेशन का कैंप है। और कैंप में जितने हम लोगों ने उम्मीद की थी उससे ज़्यादा जागरूकता बढ़ी है। अभी तक 1 घंटा हुआ है कैंप शुरू हुए, 25 से 30 तो वैक्सीनेशन लग चुके हैं और कम से कम 100 से ऊपर हमारे पास रिक्वेशन अभी पेंडिंग है। उम्मीद है कि आज दिन खत्म होते होते लग जाएगा, ये सारे उनको वैक्सीन लग जाएंगे। सरायकेला खरसावा के बीरबांस गांव में डायन रिहेबिलिटेशन सेंटर की संचालिका और इस साल पद्मश्री से सम्मानित छुटनी महतो को एक केस के मामले में जिला परिषद उपाध्यक्ष आजसू नेता माझी साव ने धमकी दी है। यह आरोप छुटनी महतो ने लगाई है। उन्होंने मीडिया को बताया है कि बीते रविवार को जिले के तिरुलडी थाना क्षेत्र के कूदा गाँव की दुर्गा महतो को उसके ही गाँव के टिंकर मुंडा नामक व्यक्ति ने ओझा बनकर डायन करार दिया था, जिसके बाद ग्रामीणों के इशारे पर खेमा मुंडा, टिंकर मुंडा, सीता मुंडा, चंदना मुंडा आदि ने दुर्गा महतो की बुरी तरह पिटाई की थी, जिससे दुर्गा महतो बुरी तरह जख्मी है। उनका इलाज रिम्स में चल रहा है, जहां उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। मामले की जानकारी मिलते ही पद्मश्री छुटनी महतो पीड़िता की बहन सैफाली महतो की शिकायत पर तिरुलडी थाना पहुंच थाना प्रभारी से मामले की गंभीरता को देखते हुए शिकायत दर्ज करने की बात कही। थाना प्रभारी ने मामला दर्ज कर लिया। इधर मामले की जानकारी मिलते ही जिला परिषद उपाध्यक्ष माझी साव ने पद्मश्री छुटनी महतो को फोन पर केस उठा लेने की धमकी दी और कहा कि ग्रामीण स्तर का मामला है, इसे ग्रामीण स्तर पर ही सुलझाया जाएगा। वही माझी साहब बोला कि नहीं, तुम्हारे जैसा बहुत महिला समिति का हम गठन किए हैं, विचार किए हैं और समझाए हैं। कोई यहाँ डाइन वाइन कोई नहीं कहता है। वो लोगों का बात दूसरा था, इसीलिए वो मार खाया। तो हमला मेरा पास डाइन वाला खबर है और तुम बोला दूसरा। हाँ, मंत्री को हम फोन कर दिए, जो अभी अच्छा से इलाज हो जाएगा, वो लोग आएगा, हम लोग यहाँ कंप्रोमाइज करेंगे। आपको ये एक्शन लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। तब हम फोन कर दिए, भाई मेरे को एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। तो धमकी क्या दिया? धमकी बोला तुम इसको क्या करोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। तो इसी मामले में 4 व्यक्तियों पर केस किया गया है। क्या लिखित, कौन लिखित दर्ज किया? लिखित इसमें पीड़िता के जो पति हैं उन्होंने आवेदन दिया है। अच्छा, पीड़िता के साथ क्या घटना घटी है सर? उनके साथ उनको डायन कह करके मारपीट किया गया। अभी पीड़िता कहाँ है सर? पीड़िता अभी तो अपने घर पर ही है। बेरमो के दुगदा में थाना के समीप बोकारो यातायात विभाग की ओर से सुरक्षा को लेकर वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। पुलिस उपाधीक्षक पूनम मिंज के नेतृत्व में चलाया गया जांच अभियान में 2 पहिया वाहनों के कागजात की जांच की गई। इस दौरान कई वाहन चालकों से जुर्माना भी वसूला गया। यातायात उपाधीक्षक पूनम मिंज ने कहा कि सरकार की गाइडलाइन के तहत सड़क सुरक्षा का सख्ती से पालन कराने को लेकर अभियान चलाया जा रहा है।
को लेकर। सड़क सुरक्षा को लेकर इसमें क्या क्या जांच हो रही है? जैसे विदाउट हेलमेट जो है, विदाउट सीट बेल्ट है, उनका पेपर चेक किया जा रहा है, लोगों की यातायात के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इसमें कौन कौन से टीम शामिल है लोग? यातायात पुलिस और थाना से हम लोग सहयोग ले रहे हैं। यातायात पुलिस और स्थानीय पुलिस। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। की बात हो तो चुनिए सिर्फ टाटा प्रवेश के दरवाजे, जो लकड़ी के दरवाजों से कई गुना है बेहतर। टाटा प्रवेश के दरवाजों में है स्टील की मजबूती और लकड़ी की खूबसूरती। टाटा प्रवेश के दरवाजे फ्रेम और एक्सेसरीज के साथ फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। लकड़ी के दरवाजे बनाने के लिए बहुत से लोगों से संपर्क करना पड़ता है, जो कि इस समय नुकसानदायक हो सकता है। लकड़ी के दरवाजों को लगाने में 8 चरणों से गुजरना और 6 प्रकार के लोगों के संपर्क में आना होता है, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजों का इंस्टॉलेशन केवल 2 चरणों में हो जाता है। बस अपना दरवाजा चुनें, उसका आकार नापें और नो टच डिलीवरी पाएं। इसे हमारी प्रशिक्षित इंस्टॉलेशन टीम द्वारा लगाया जाता है, जो सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखती है। टाटा प्रवेश के दरवाजे लकड़ी के दरवाजों से कई गुना मजबूत होते हैं और आपके परिवार को सुरक्षित रखते हैं। स्टील के बने होने के कारण इन दरवाजों में स्वाभाविक रूप से न तो दीमक लगता है और न ही इनमें आग पकड़ने का डर होता है। टाटा प्रवेश के दरवाजे मेंटेनेंस फ्री और वेदर प्रूफ होते हैं। सामान्य लकड़ी के दरवाजों की तरह ये न तो सिकुड़ते फैलते हैं और न ही इनमें दरार आती है। लकड़ी के दरवाजों की गुणवत्ता और उनका टिकाऊपन प्रमाणित नहीं होता, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजे उम्दा फिनिश, कई डिजाइन के और 5 वर्षों की वारंटी के साथ आते हैं। एक बात और, लकड़ी के दरवाजों के लिए जंगलों की कटाई होती है, वहीं दूसरी ओर टाटा प्रवेश के दरवाजे पेड़ों को कटने से बचाते हैं तथा ये 100% रिसाइक्लेबल होते हैं। अब ये आप पर है कि आप अपने घर में कौन सा दरवाजा लगाना चाहते हैं। बेस्ट चुनिए, टाटा प्रवेश के दरवाजों और खिड़कियों को चुनिए। ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, GT रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213 9534400091। Mania flow, rumor go into your soul. Can you catch me? No. Can you match me? No. Make mujhe I'll burn the roads. Hi. You're early. I know. XUV 300. ऑथोराइज्ड डीलर मॉडल फ्यूल्स, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। Hey, I'm sexy Mr. Brown, a prince who's just been crowned. I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. And that's not funny, my honey makes me sing all night. Sexy Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. जय TMT, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। जय TMT 500D। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पश्चिम बंगाल में आज दूसरे चरण का मतदान चल रहा है, जिसमें बांकुड़ा के भी 8 विधानसभा क्षेत्रों में शामिल हैं।
एक दो जगहों में छिटपुट घटनाओं को छोड़ दें तो केंद्रीय सुरक्षा बलों की निगरानी में शांतिपूर्ण ढंग से मतदान हुआ। वहीं कई जगहों पर ईवीएम में खराबी की बात भी सामने आई, जिसके कारण महिला मतदाताओं में भी आक्रोश देखने को मिला। पूर्व विधायक संपत दरीपा को भी मतदान के लिए परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं बांकुड़ा से टीएमसी प्रत्याशी सायंतिका बनर्जी ने आरोप लगाया कि जिन बूथों पर टीएमसी के जीतने की संभावना है वहां ईवीएम की खराबी के कारण लोग वापस जा रहे हैं। আপনাদের যে ভোট দেয় সেই মেশিনটা খারাপ আছে কেন? এটা নিশ্চয়ই কোনো অভিসন্ধি আছে। আমরা কোনো পার্টি করি না, গণতান্ত্রিক অধিকারের জন্য ভোট দিতে এসেছি। আমরা একটা হাউস ওয়াইফ, তাহলে 1 ঘন্টা দাঁড়িয়ে আছি, আমাদের কোনো কাজ নেই বাড়িতে। সকাল সকাল ভোট দিতে এসে কি অসুবিধার মধ্যে পড়লেন? সকাল সকাল ভোট দিতে এসে সবাই পুরোটাই দাঁড়িয়ে আছি, কোনো নেই অসুবিধা। ভোট দিয়ে এখন বাড়িতে গিয়ে নিশ্চয়ই কোনো কাজ আছে, ইয়ে নয় বসে থাকার জন্য। 1 ঘন্টা পেরিয়ে গেল। ভালোভাবে হচ্ছে, অনেক জায়গায় ভালোভাবে হচ্ছে। আবার আমার সবচেয়ে স্ট্রং যে বুথগুলো সেগুলোতেই আবার ইভিএম মেশিন খারাপ হয়ে যাচ্ছে। আমার দুটো মানে মোস্ট স্ট্রং বুথ যেখান থেকে আমরা লিড পাই, যেখান থেকে মমতা ব্যানার্জিকে মানুষে ভোট দেয়, সেইখানে 2 ঘন্টা ভোট হয়নি সকাল থেকে। তো খুব এই কোইন্সিডেন্সটা ভীষণই আনন্যাচারাল, এটা বিশ্বাসযোগ্য হচ্ছে না যে টেকনিক্যাল ইস্যুটা এতটা টেকনিক্যাল ইস্যু হতে পারে। স্ট্রং বুথগুলোতেই টেকনিক্যাল ইস্যু হচ্ছে। অভিযোগ আমাদের করা হয়েছে, আমাদের জানানো হয়েছে এবং সেই অনুযায়ী ইঞ্জিনিয়ার এসে ঠিক করেছে। এখন ভোটটা হচ্ছে, মানুষে অনেক ফেরত চলে গেছে। 2 ঘন্টা ধরে অপেক্ষা করে তারা তো ফেরত চলে যাবেই। তো সেটারই সুযোগ হয়তো বিরোধী দলেরা ভাবছেন নিতে পারবেন, কিন্তু আমি বলে দিই যে বাংলা এবং বাঁকুড়ার মানুষের যতই ইভিএম एक साथ कैमरा लेकर के बैठा है तो उनको बाहर लाने के लिए तो मेरा घाट का नहीं, आपको ऐसे किया है मेरे जवान ने कि चलिए जवान से नहीं है, देखिए आप खुद थे। अच्छा आप बताइए क्या 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 कहना चाहिए? हमारा काम है कि जो भी कैंडिडेट आ रहा है, जो भी ये खराबी है, देखो 1 मिनट, ये कंप्लेन आया तभी हम लोग आपके पास आए हूँ। मैं एक्सप्लेन कर दूं आपको? हाँ बोलिए। मेरी डीएम से बात हो गई है, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर से बात हो गई है, ऑब्जर्वर से बात हो गई है, सेक्ट कमांडर से बात हो गई कि यहाँ 2 जगह ईवीएम खराब है, आप तुरंत रिप्लेस कराइए। दे टोल्ड कि मैं अभी 2 मिनट में अपने किसी सेक्टर कमांडर को भेज करके ब्लॉक से ईवीएम लेकर के अभी भेज रही हूँ। पांडेसर में चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं पर कुछ लोगों ने ईंट पत्थर और लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिससे भाजपा के कई कार्यकर्ता घायल हो गए। जिससे आक्रोशित भाजपा समर्थकों ने आज पांडेश्वर थाना के समक्ष प्रदर्शन किया। भाजपा प्रत्याशी जितेंद्र तिवारी ने शिकायत दर्ज कराते हुए टीएमसी पर हमले का आरोप लगाया और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। भाजपा का कहना है कि भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष भैरव रोहिदास कार्यकर्ताओं के साथ घर घर जाकर प्रचार कर रहे थे, तभी अचानक से टीएमसी के उपद्रवियों ने उनके कार्यकर्ताओं के ऊपर हमला कर दिया, जिससे भैरव रोहिदास घायल हो गए। उन्हें दुर्गापुर अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि टीएमसी ने इससे इनकार किया है। বিজেপির কিছু কর্মীরা আমাদের পাণ্ডবেশ্বরের কেন্দ্র এলাকাতে ওনারা প্রচার করছিলেন বাড়ি বাড়ি, এবং সেখানে আমাদের তপশিলি মোর্চার যিনি মণ্ডল সভাপতি আছেন ভৈরব রুইদাস, উনিও প্রচারে ছিলেন। কিন্তু আচমকায় ওনার ওপরে তৃণমূলের কিছু গুন্ডা বাহিনী হামলা চালায় এবং মাথার পিছনে ইঁট দিয়ে আঘাত করে, এবং ইঁট দিয়ে আঘাত করার জন্য উনি ওইখানেই অজ্ঞান হয়ে যান এবং এখনও পর্যন্ত ওনার জ্ঞান ফেরেনি এবং মৃত্যুর সঙ্গে উনি পাঞ্জা লড়ছেন। এবং যেহেতু পিছনের জায়গাটা খুব সেন্সিটিভ এবং খুব জোরে আঘাত পেয়েছে, তাই আমাদের যা ধারণা ওনাকে ইমিডিয়েটলি এখন যা সিচুয়েশন আছে। ঘটনা কিছুই নয়, আজ নন্দীগ্রামে দিদির ভোট, সারা বাংলার মানুষ চাইছেন দিদি অনেক অনেক বেশি ভোটে বেঈমান দিকে পরাজিত করুন। তার জন্য পাণ্ডবেশ্বরের বিধানসভার প্রতিটি মসজিদে মুসলিম ভাইয়েরা আজ স্পেশাল নামাজ, বিশেষ নামাজ আদা করছেন, আর প্রতিটি মন্দিরে হিন্দু ভাইয়েরা। আমাদের দলের কর্মীরা কেন্দ্রায় প্রচার করছিল, ওইখানে আমাদের তপশিলি জাতির মোর্চার যিনি সভাপতি আছে তার উপর কল্লার সাহেবের উপর আমাদের ওইখানে কি নাম অঞ্চল সভাপতি যে তৃণমূলে আগে ছিল আমাদের দলে যোগদান করেছে হারাধন গোড়াই, এদের সবার উপর পিস্তল ঠেকিয়ে এদেরকে মারা, পিস্তলে বাট দিয়ে মারা হয়েছে এবং সবাই গুরুতর আহত। একজনকে তো আমরা দুর্গাপুর সরকারি হাসপাতালে পাঠিয়েছি, সেখানে ওর বারবার বমি হচ্ছে এবং এখন ওকে বেসরকারি হাসপাতালে পাঠিয়েছি।
আমরা এফআইআর করেছি। আমরা আশা করব যে পুলিশ তদন্ত করবে এবং দোষী ব্যক্তিদেরকে শাস্তি দেবে। যদি না করে তাহলে ঊর্ধ্বতন যারা কর্তৃপক্ষ হয় তাদেরকে বলবো। এবং আমি জানি না নরেন্দ্র কেন এটা করছে, কেননা পাণ্ডবেশ্বরে এটা তো ভোট আসবে, ভোট চলে যাবে, কিন্তু যারা মারছে তারাও পাণ্ডবেশ্বরে, যারা মার খাচ্ছে তারাও পাণ্ডবেশ্বরে। তো শুধুমাত্র আমরা ভোটের 1 মাসের কারণে নিজেদের মধ্যে বিভাজন লাগিয়ে দেবো, এই ওকে মারবে, ও ওকে মারবে, এই রাজনীতি তো ঠিক না। आसनसोल के योगी बाबा मंदिर के पास पुलिस छापेमारी कर डकैती की योजना बना रहे 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से एक आर्म्स, 2 कारतूस और 2 मोटरसाइकिल बरामद की गई है। डीसी सेंट्रल ईशानी पॉल ने कहा कि गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर डकैती की योजना बना रहे अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के चुनाव में जीते हुए प्रत्याशियों को आज चैम्बर भवन में शपथ दिलाई गई। 2021-22 वित्त वर्ष के लिए प्रदीप बाजोरिया को अध्यक्ष और अरुण भारती को सचिव पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। दोनों पदाधिकारियों को गायत्री परिवार के कन्हैया सिंह ने गंगा जल देकर आशीर्वाद दिया। दोनों वरिष्ठ पदाधिकारियों ने कहा कि आने वाले समय में नई कमेटी रानीगंज के व्यापारियों की समस्याओं के निदान के लिए काम करती रहेगी और चैम्बर की गरिमा को और आगे ले जाने का प्रयास करेगी। जो भी हम लोग के ऑफिस बियर इलेक्ट हुए थे उनको आज शपथ दिलाई गई है नए साल में काम करने के लिए। रहेगा फर्स्ट स्टेप और क्या रहेगा आज के बाद? आज के बाद से हम लोग कल से चार्ज ले लेंगे और चैम्बर की डे टू डे एक्टिविटी में एक्टिवली काम करना शुरू कर देंगे। जहाँ भी डिपार्टमेंट ने हम लोग खबर देना है, नई टीम के बारे में बताना है और अपना डेवलपमेंट का चैम्बर का जो काम है उसको शुरू करेंगे। हुई है बर्नपुर के हीरापुर थाना अंतर्गत कालाछरिया गांव में एक घर से लहूलुहान अवस्था में एक दंपति को बरामद किया गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को आसनसोल जिला अस्पताल ले गई, जहां चिकित्सकों ने पत्नी सुंदरी बावरी को मृत घोषित कर दिया और उनके पति अनिल बावरी को गंभीर अवस्था में इलाज किया जा रहा है। पेशे से राजमिस्त्री अनिल बावरी, जो धेनुआ गांव के एक घर में रहता था, गुरुवार की सुबह स्थानीय लोगों ने उसके घर का दरवाजा खुला देखा। उन्होंने दोनों को कमरे में खून से लथपथ अवस्था में पड़ा देखा। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस सूत्रों के अनुसार अनिल पर उनकी पत्नी की हत्या का आरोप है। पुलिस जांच कर रही है। पति को स्वस्थ होने पर उससे पूछताछ की जाएगी। এইটুকুই বললো, খালি দিয়ে একটা কান্নার রোল। আপনার কে লাগেনি? ভাই। আপনি এসে কি দেখলেন? আমি দেখলাম দুজনের ডেড বডি পড়ে আছে। ডেড বডি মানে ভাই ওকে জড়িয়ে আছে। তো কি মানে কি মনে হচ্ছে যে কি মনে হচ্ছে ব্যাপারটা তো বুঝতে পারছি না, কিন্তু মেরেছে এটা তো রাজনীতি দল না, উনি রাজমিস্ত্রির কাজ করেন, ঠিক আছে, এবং সব মানুষের সাথে খুব ভালো সম্পর্ক ওনার ওয়াইফও আমি পাড়া প্রতিবেশী লোকের কাছে শুনলাম ওর ওয়াইফও খুব ভালো, উনিও কারোর সাথে ঝুট ঝামেলার মধ্যে জড়িত নেই। ওনাদের কি দিয়ে মারা হয়েছে? মারা ও তো মিস্ত্রির কাজ করে। अभी के खबरों में फिलहाल इतना ही। अन्य खबरों के लिए आप देखते रहें 99 न्यूज। नमस्कार।